हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल सिंह में। आज का वीडियो चलिए करते हैं हम लोग यहां पे शुरू। कभी भी यह वीडियो को देख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। मैं आपको सीधा बताता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं। पहले आप खुद उसका जवाब दीजिए, लास्ट में मैं उसका जवाब देता हूं ताकि आपके पास कुछ समय भी मिल जाए और आप अपने से आंसर दे पाएँ में कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं फिलहाल शुरू। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, ठीक है। हमसे इनमें से 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, टेटनस टॉक्साइड। हमसे इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें लाइव वैक्सीन है। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि चारों ऑप्शन में से कोई एक लाइव वैक्सीन होगा, जीवित टीका होगा, और 3 वो होगा जो 3 आपका इनएक्टिव होगा, मतलब निर्जीव होगा, ठीक है, निर्जीव होगा, किलेड वैक्सीन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बीसीजी आपका लाइव वैक्सीन है, जीवित टीका है, ठीक है। बट ये डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, टिटनस टॉक्साइड, ये तीनों जो है आपके हो गए क्या चीज़, इनएक्टिव। यानी आप एक्टिव वाला भी जान गए और इनएक्टिव भी जान गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है पोलियो वैक्सीन को किस तापमान में स्टोर करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। पोलियो का जो वैक्सीन होता है उसको कितना टेम्परेचर तक हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो माय डियर, जो पोलियो वैक्सीन होता है, पोलियो वैक्सीन को हम लोग राइट आंसर न 0 होगा, न 2 से 5 होगा, न 15 होगा। राइट आंसर -20 डिग्री, ठीक है, -20 डिग्री इज द राइट आंसर, ओके। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने में जो क्वेश्चन है देख लीजिए। कौन से वैक्सीन को फ्रीजर भाग में स्टोर करते हैं, मतलब कौन से जो वैक्सीन है उसको हम लोग फ्रीजर भाग में स्टोर करते हैं। डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, टीटी, ठीक है, टीटी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोलियो को हम लोग जो है, पोलियो जो वैक्सीन है इसको फ्रीजर भाग में स्टोर करके रखते हैं। यही कारण है कि आप लोग देखते होइएगा कि जहाँ भी पोलियो पहले जो खुराक दिया जाता था पोलियो का, वह साथ में एक डब्बा रहता था, उस डब्बा से निकाल कर लोग जो है उसे देते थे, ठीक है। और वो डब्बा होता था वह कोल्ड चेन मेंटेन करके रखता था, समझ गए चीज़ों को। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वैक्सीन को फ्रीजर भाग में संचय करते हैं, फ्रीजर भाग में यानी स्टोरेज करते हैं फ्रीजर में, किसको। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी, ठीक है, डी यानी ऑप्शन डी, यानी आपका हो जाएगा पोलियो और डीपीटी। पोलियो और डीपीटी दोनों वैक्सीन को हम लोग स्टोरेज करके फ्रिज में रखते हैं, ओके। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है यहाँ पे, जीवित लाइव पोलियो वैक्सीन को कौन से मार्ग से देते हैं, ठीक है। जो लाइव पोलियो वैक्सीन होता है उसे किस मार्ग से देते हैं, समझ गए, किस मार्ग से हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इंट्राडर्मल रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, ओरल रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। तो राइट आंसर 5 का जो होगा, 5 का आपका सी होगा, ठीक है। ओरल रूट से मौखिक जो है हम लोग लाइव पोलियो वैक्सीन को मुंह के द्वारा डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, देख सकते हैं यहाँ पे, मीजल्स वैक्सीन की पहली खुराक देते हैं कब। जो खसरा का टीका होता है, खसरा का टीका का प्रथम जो खुराक होता है वह कब देते हैं, कब देते हैं, ठीक है। 6 सप्ताह, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 महीने। मिजल्स के टीके का प्रथम जो डोज होता है माय डियर, वह दिया जाता है 9 महीने पर, इस चीज़ को याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, 7वां नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, नवजात में डीपीटी को, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस को किस जगह, किस साइट पर लगाने की सिफारिश है, मतलब जो नवजात में डीपीटी का टीका है वह किस साइट पर रिकमेंडेड है, सिफारिश है लगाने का, ठीक है। डेल्टॉइड पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ जांग यानी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है, एंटेरियर थाई एंड फोर आर्म बाह पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लेटरल एसेप्ट थाई पर जो है आपके ये नवजात का दिया जाता है, रिकमेंडेड है, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, देख सकते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण और संक्रामकता यानी इन्फेक्शन और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी के बीच का समय क्या कहलाता है। यानी संक्रमण और संक्रामकता मतलब संक्रमण और सबसे हाई संक्रमण दोनों के बीच का समय क्या कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल, जनरेशन टाइम और कम्युनिकेबल पीरियड। क्या होगा? उद्भवन अवधि, सीरियल अंतराल, उत्पादन समय, संचारी काल। क्या होगा? तो मैं बता दूं यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह आपका उत्पादन समय, ठीक है, उत्पादन समय जनरेशन टाइम होगा, ठीक है ना। संक्रमण और संक्रामकता के बीच का जो समय होता है वह उत्पादन समय कहलाता है। बातें को समझिए, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्राथमिक और द्वितीयक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मामले की शुरुआत के बीच के समय में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मामले के बीच का जो समय, जैसे एक प्राइमरी मतलब कोई भी बीमारी होता है तो ऐसा थोड़ी ना है अचानक खतरनाक रूप ले लेता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मामले के बीच का जो समय होता है, इन प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, इनके बीच का जो समय होता है, गैप होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरियल गैप, ठीक है, उत्पादन समय या फिर उद्भवन अवधि या फिर द्वितीयक आक्रमण दर। तो राइट आंसर जो होगा इसका 9 का, वह राइट आंसर अपने होने वाले हैं 9 का ए, सीरियल अंतराल, ठीक है, सीरियल इंटरवल। प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का जो गैप का समय होता है उसे सीरियल अंतराल कहते हैं, ठीक है। आगे है 10वां नंबर का क्वेश्चन है संगरोधन अवधि, क्वारंटाइन पीरियड है, ठीक है। क्वारंटाइन पीरियड जो होता है वह आपका है, क्या है बताना है, ठीक है। तो क्वारंटाइन पीरियड जो होगा न्यूनतम उद्भवन अवधि, अधिकतम उद्भवन अवधि, संप्रासनीयता अवधि एंड मध्यवर्ती उद्भवन अवधि, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्वारंटाइन पीरियड क्या है। क्वारंटाइन पीरियड क्या वह न्यूनतम उद्भवन अवधि है, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड है, या मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है, या फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है, या फिर मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड है। तो मैं आपको बता दूं संगरोधन अवधि, क्वारंटाइन पीरियड जो होता है वह आपका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब सबसे ज़्यादा लंबे कितने दिनों में संक्रमण बॉडी में प्रवेश किया और प्रवेश करने से लेकर उसके लास्ट जब लक्षण कंप्लीट दिख जाते हैं उसी को हम लोग उद्भवन अवधि कहते हैं। तो जो क्वारंटाइन पीरियड होता है वह मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड को मानकर चला जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लक्षण कंप्लीट दिखने का जो समय है वह जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए क्वारंटाइन पीरियड में। तो मैक्सिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसे हम लोग क्वारंटाइन पीरियड मानकर चलते हैं, ठीक है। 11 नंबर है टाइफाइड बुखार का मुख्य एजेंट कौन सा है। हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टाइफाइड जो फीवर होता है उसका जो है मुख्य एजेंट कौन सा है, ठीक है, मुख्य एजेंट कौन सा है हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला पेराटाइफी है एंड साल्मोनेला पेराटाइफी, साल्मोनीला ए मोनीला है, ठीक है, साल्मोनीला पेराटाइफी, ठीक है, एंड सिंगेला। तो मैं आपको बता दूं टाइफाइड बुखार का जो कारक होता है जिसके कारण ये होता है वह आपका होगा 11 का ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला टाइफी के कारण, ठीक है। तो 12 का क्वेश्चन कह रहा है कि क्रीमोप्रोफाइलेक्सिस निम्नलिखित में करते हैं सिवाय, क्या करते हैं, सिवाय एक को छोड़कर क्या करते हैं। क्रीमोप्रोफाइलेक्सिस जो है निम्नलिखित में से करते हैं, क्या करते हैं, सिवाय एक्सेप्ट एक का, ठीक है, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, कोलेरा एंड डिप्थीरिया, ठीक है। तो क्रीमोप्रोफाइलेक्सिस जो होता है यह सिवाय टाइफाइड के इनमें से सभी करते हैं, ठीक है, सिवाय टाइफाइड का, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे कोलेरा हो, चाहे डिप्थीरिया हो, सभी करता है, ठीक है।
आपका है यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंक्रामक रक्त के गिरने से डिसइंफेक्ट ब्लड स्पिल के लिए उपयोगी की जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निसंक्रामक रक्त के गिरने के लिए उपयोग की जाती है, मतलब ब्लड के डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। ग्लूटाल्डिहाइड, फिनॉल, इथेनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वह संक्रमित ब्लड को वह जो है क्या करता है, विसंक्रमण करता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फर्श पर ब्लड गिर गया उसको साफ करना हो। ठीक है, जोखिम के कारक का उद्भव का स्तर निवारण है। कहता है जोखिम मतलब रिस्क फैक्टर जो होता है उसका उद्भव का स्तर निवारण कितने में होता है। ठीक है, कितने में होता है? प्रारंभिक निवारण, प्राथमिक निवारण एंड द्वितीयक निवारण, तृतीयक निवारण। मैं बता दूं, जो पेरीमोर्डियल होता है, जो प्राइमोर्डियल जो प्रिवेंशन होता है, प्रारंभिक निवारण होता है, इसमें जो जोखिम वाले कारक होते हैं उनका उद्भव का जो स्तर होता है वह प्रारंभिक निवारण ही होता है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टीकाकरण है, टीकाकरण क्या है? प्राथमिक निवारण है, ठीक है, द्वितीयक निवारण है, तृतीयक निवारण है, विकलांगिता सीमा है। तो जो टीका होता है, टीका किसी भी बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बचाव जो होता है, किसी भी चीज़ के बचाव करना, वह प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राथमिक निवारण होता है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, आयोडाइज नमक में आयोडीन की कमी कौन सा निवारण प्रोग्राम है। ठीक है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आयोडाइज नमक में आयोडीन की कमी कौन सा निवारण प्रोग्राम है। ठीक है, प्री मोर्डल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। मान गए आपके नमक में आयोडीन की कमी है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी से आपको कोई रोग हो सकता है। ठीक है, कोई रोग हो सकता है, तो आप उस आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन की कमी अगर पता लगा लेते हैं और उसे आप दूर करते हैं, उसका निवारण कर लेते हैं पहले समय रहते हुए, तो मतलब आप प्राथमिक बचाव कर रहे हैं आयोडीन की कमी से। जो रोग होगा उससे आप प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। वयस्क एडल्ट में आयोडीन RDA है। ठीक है, एडल्ट में आयोडीन का RDA कितना होता है, कितना होता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 50 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। ठीक है, 75 माइक्रो GA प्रतिदिन एंड 100 माइक्रो G प्रतिदिन एंड 150 माइक्रो G प्रतिदिन। तो एक वयस्क में आयोडीन का जो RDA होता है, ठीक है, वह कितना होता है? 150 माइक्रो G पर डे होता है। ठीक है, आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में लगातार एक बीमारी का होना क्या कहलाता है? महामारी, साइक्लिक, जनपादिक यानी एपिडेमिक एंड इंडेमिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में अगर मान गए लिमिटेड एरिया में बार बार कोई बीमारी लगातार हो रहा है तो उसे हम लोग स्थानीय बीमारी कहते हैं, इंडेमिक कहते हैं। लिमिटेड एरिया में मतलब कुछ क्षेत्र में होगा, कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होगा, तो वह लिमिटेड होगा, और उसमें लगातार एक बीमारी का होना जो है वह आपका इंडेमिक कहलाता है। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ए जो है प्रोफाइलेक्सिस टू ए चाइल्ड इज, मतलब विटामिन ए जो होता है वह चाइल्ड में प्रोलाइक्सिस जो होता है, प्रोफाइलेक्सिस, आप जो है 90 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि विटामिन ए जो है बच्चे को वह सुरक्षा देता है, एक निश्चित सुरक्षा देता है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है, तो यह आपका राइट आंसर है। ठीक है, एंड 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विटामिन ए रोग निरोधक प्रोफाइलेसिक चिकित्सक है। ठीक है, विटामिन ए जो है वह है
आप यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, विटामिन ए रोग निरोध प्रोफाइलेसिक चिकित्सा है किसका? प्रारंभिक बचाव का, स्वास्थ्य सुरक्षा का, विशेष सुरक्षा का, विकलांगता सीमा का। तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। विटामिन ए जो होता है वह रोग का निरोध करता है, यानी वह प्राइमरी बचाव करता है। ठीक है, विटामिन ए आपके बॉडी में जो है प्रारंभिक बचाव, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आज 20 क्वेश्चन कराया। ठीक है, बाकी आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, अपना राय ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।